आज हम लोगों ने बी सेल को आगे पढ़ना है और बेसिकली आज हमारा दूसरा टॉपिक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ना है कि बी सेल एक्टिवेट कैसे होते हैं और फर्दर वो कैसे कैसे काम करते हैं और एंटीजन में एंटीजन का जो सा बाइंडिंग पार्ट है एंटीबॉडी का, उसमें किस तरीके से चेंजेस लेके आई जाती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। बी सेल्स हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि किस तरीके से वो उनकी बोन मैरो में डेवलपमेंट होती है और किस तरीके से वो मेच्योर होते हैं इन द बोन मैरो। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स उनकी मैच्योरेशन का पार्ट जो कि लिम्फोइड ऑर्गन्स में, फॉर एग्जांपल स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए और डिफरेंट तरह के जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, उस जगह पे उनका किस तरीके से एक्टिवेशन होती है फर्दर मैच्योरेशन का पार्ट नंबर 2। तो बेसिकली बी सेल एक्टिवेशन हमारे पास कहाँ हो रही होती है, उसका पार्ट वो हो रही होती है लिम्फ नोड्स के अंदर या लिम्फेटिक्स लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। अब बी सेल जैसे हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, फॉलिकल्स के अंदर होते हैं और सप्लीन के अंदर वो व्हाइट पल्प के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा बाकी जगहों पे भी ये हमारे पास मौजूद होते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि बी सेल्स कहाँ पे बन रहे होते हैं। बी सेल बन रहे होते हैं हमारे पास हमारे बोन मैरो के अंदर, और उन्होंने अपनी जर्नी आफ्टर डेवलपमेंट वो जब हो जाती है फिर उन्होंने वहां से मूव करना होता है इनटू द लिम्फ नोड्स, और उसके लिए इनको चाहिए होता है कीमोकाइन CXCR5। अब इस वाले कीमोकाइन के अगेंस्ट हमारे बी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। CXCR5 के अगेंस्ट हमारे बी सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, कीमोकाइन रिसेप्टर, और उनकी मदद से ये मूव करते हैं टुवर्ड्स बी सेल फॉलिकल जो कि लिम्फ नोड के अंदर होता है। आज इन तीनों ने मुझे बड़ा ही जलील किया। तीनों ने का मुंह बंद था लेकिन हाथ और पाँव को चैन ही नहीं था। बच्चे उसके बाद ये लिम्फ नोड के अंदर हमारे जो से बी सेल्स मौजूद होते हैं वो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर आने वाले हर एक एंटीजन को स्क्रीन कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि किस किस्म का एंटीजन आया है। अगर वो एंटीजन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता, यानी कि नॉन सेल्फ या फॉरेन एंटीजन होता है, तो वो उसको पकड़ के आगे अपना एक्टिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जो कि एंटीजन डिपेंडेंट फेज होती है बी सेल की मैच्योरेशन की। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बी सेल को बेसिकली एक्टिवेट होने के लिए क्या होता है कि दो तरह के सिग्नल चाहिए होते हैं, उसे कहते हैं सिग्नल 1 एंड द सिग्नल 2। सिग्नल 1 बेसिकली क्या है? सिग्नल 1 फॉरेन पेप्टाइड का बी सेल के ऊपर मौजूद बी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग है। अगर जब वो हमारे उस बी सेल के ऊपर बी सेल रिसेप्टर के साथ फॉरेन एंटीजन जब बाइंड कर जाता है तो जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो सिग्नल 1 होता है। अब सिंपली सिर्फ एक एंटीजन के BCR के साथ बाइंड करने से मेरा बी सेल एक्टिवेट नहीं हो जाएगा, बल्कि इसको एक सेकंड सिग्नल भी चाहिए होगा जो कि ये इंश्योर करवाएगा कि जो मेरे पास पैथोजन आया है वो वाकई में वो फॉरेन है, वो हार्मफुल है बॉडी के लिए। उस सिग्नल को कहते हैं सिग्नल 2। अब वो डिफरेंट तरह का हो सकता है, और सिग्नल 2 बेसिकली एक ऐसा सेफ गार्ड है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कि बी सेल एवं ही हर किसी हार्मलेस भी अगर कोई एंटीजन है या कोई भी बॉडी के अंदर चीज आ गई है, वो उसके अगेंस्ट भी वो अगर वो आके BCR के साथ अटैच हो गया है तो वो उसके अगेंस्ट काम करना ना शुरू हो जाए। यानी कि सिंपल अगर एक एंटीजन BCR के साथ बाइंड हुआ है तो सिग्नल 1 जनरेट हो गया है, लेकिन जब तक सिग्नल 2 जनरेट नहीं होगा तब तक हमारे पास हमारे बी सेल फुली एक्टिवेट नहीं होंगे, वो एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर हमारे पास सिग्नल 2 जो है वो जनरेट नहीं हो रहा तो क्या होगा कि हमारे पास हमारे जो से बी सेल हैं वो या तो डिलीट हो जाएंगे या एनर्जी हो जाएंगे, यानी कि वो स्टेट ऑफ नो रिस्पॉन्सिवनेस में चले जाएंगे, वो किसी किस्म का काम नहीं करेंगे। ये हम लोग एनर्जी के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और सिग्नल 2 इन्फ्लेमेशन के जरिए से इंड्यूस करवाया जाता है। अब हम लोग फर्दर बात करते हैं कि एक्टिवेशन कैसे होती है। बी सेल की एक्टिवेशन बेसिकली दो तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें हमारे टी सेल बी सेल को हेल्प कर रहे होते हैं कि तुम एक्टिवेट हो जाओ, और नंबर 2 पे हमारे जो बी सेल हैं वो टी सेल की हेल्प के बगैर एक्टिवेट होते हैं। हम लोग पहले पढ़ते हैं कि बी सेल टी सेल की हेल्प से किस तरह से एक्टिवेट होते हैं। उसके लिए आपने देखना है सबसे पहले एक बॉडी के अंदर एक एंटीजन आया, वो एंटीजन जो है ना किसी भी पैथोजन का कोई भी पैथोजन था, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जिनमें हमारे पास सबसे ज्यादा बेस्ट सेल डेंड्रिटिक सेल्स आते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस वाले एंटीजन को पकड़ा, उसको आगे करके MSC के थ्रू हमारे बॉडी के जैसे CD4 हेल्पर टी सेल्स हैं उनको दिखा दिया। वो इस टाइम पे नेव टी सेल है।
जब इन्होंने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कि डेंड्रिटिक सेल ने अपने एमएससी क्लास 2 के जरिए से CD4 पॉजिटिव टी सेल को दिखाया, तो जो से CD4 पॉजिटिव टी सेल हैं जो पहले नेव थे, मासूम थे, उन्होंने पहले कभी एंटीजन को नहीं देखा था, वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल, इससे क्या हेल्पर टी सेल का बेसिकली काम क्या होता है, दूसरे सेल्स की हेल्प करना, यानी कि सिग्नल भेज रहे होते हैं दूसरे सेल को कि इम्यून सिस्टम को इस तरीके से तुमने चलाना है। अब यानी कि सबसे पहले डेंड्रिटिक सेल ने एक एंटीजन को पकड़ा और उसने एंटीजन को उसका प्रोसेस करके फर्दर अपने एमएससी क्लास 2 के जरिए से नेव CD4 पॉजिटिव टी सेल को दिखा दिया एमएससी क्लास 2 के जरिए से, और इसको देखने के बाद एमएससी क्लास 2 के जरिए से एंटीजन को क्या हुआ, मेरे जो से CD4 पॉजिटिव टी सेल थे ना वो कन्वर्ट हो गए फॉलिक्यूलर हेल्पर टी सेल में, फॉलिक्यूलर हेल्पर टी सेल में वो कन्वर्ट हो गए। अब क्या होगा कि मेरे जो से फॉलिक्यूलर, मेरे बी सेल किस जगह पे पड़े हुए थे, मैंने अभी अभी बात की थी, वो बी सेल फॉलिकल के अंदर पड़े हुए हैं। अब क्या होगा कि ये जो से फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल है ना, ये भी CXCR5 के थ्रू फॉलिकल के अंदर मूव करेंगे जहां पे मेरे बी सेल बैठे हुए हैं। अब हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में एक और सेल लाते हैं, वो है बी सेल्स। बी सेल जो है ना वो हमारे पास वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जस्ट लाइक द हमारे पास जैसे हमारे डेंड्रिटिक सेल है, जिस तरह से हमारे मैक्रोफेजेस हैं, इसी तरह से वो एंटीजन जो कि हमारे पास हमारे डेंड्रिटिक सेल ने पकड़ा था और उसको हेल्पर टी सेल को दिखाया था, वही वाला एंटीजन मेरे ये एक बी सेल है, उसने उस वाले एंटीजन को पकड़ना है, ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू उसको अंदर ले गया और उसको फर्दर प्रोसेस करवा के क्या किया, मेरे जो सा बी सेल था उसने एमएससी क्लास 2 के जरिए से वो वाले एंटीजन को एमएससी क्लास 2 के जरिए से फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल को दिखाया, जो कि अब वो मूव कर चुका है इनटू द फॉलिकल, बी सेल फॉलिकल। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये आपस में ये इंफेक्शन हुआ एमएससी क्लास 2 के जरिए से, मेरे बी सेल ने एंटीजन को पकड़ के मेरे फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल को दिखाया, तो फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो गया। इसने बदले में ये वाला यानी कि ये एक जो सा बाइंडिंग सिग्नल 1 यहाँ पे कौन सा आया, सिग्नल 1 आया कि जो से BCR थे बी सेल की सरफेस के ऊपर, उनके ऊपर एंटीजन बाइंड कर गया, लेकिन अभी बी सेल जो है ना वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट नहीं हुए, वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट नहीं हुए, मतलब कि वो अभी एंटीबॉडीज नहीं बना सकते। इन्होंने उस वाले एंटीजन को अंदर ले गया अपने एंडोसाइटोसिस के थ्रू, उसके बाद इन्होंने एमएस क्लास 2 के जरिए से फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल जो कि मेरे पास डेंड्रिटिक सेल के जरिए से एक्टिवेट हुआ था, और उसके बाद CXCR5 के थ्रू बी सेल फॉलिकल के अंदर चला गया था। और क्या होगा, अब ये आपस में इंफेक्शन करेंगे, एमएससी क्लास 2 के जरिए से ये एक्टिवेट हो गया फुली फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल, और इसने बदले में क्या किया, मेरे जो से बी सेल है उनके साथ इंफेक्शन किया। अब ये जो सा इंफेक्शन है ना, ये सिग्नल 2 प्रोवाइड करेगा मेरे बी सेल को। ठीक है, ये वाला मेरे हेल्पर टी सेल किस तरीके से मेरे बी सेल को हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है, ये हेल्प कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 21 के थ्रू और CD40 के थ्रू, वो हम लोग आगे बात करते हैं। ये हो गया, अब ये इस तरीके से इसको हेल्प करेगा, और फिर मेरे जो से हैं बी सेल वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के बाद ये देख रहे हैं आप, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी। अब जब बी सेल टी सेल की मौजूदगी में हेल्पर टी सेल की मौजूदगी में एक्टिवेट होते हैं, तो जो सा बी सेल हैं वो उनका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आता है, एंटीबॉडी ज्यादा बनाते हैं, एंटीबॉडी की लाइफ ज्यादा होती है, प्लाज्मा सेल की लाइफ ज्यादा होती है। इसके अलावा जो सा इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो काफी अच्छा आता है, और इसी के थ्रू हम जो सा है टी सेल की हेल्प के जरिए से ही मेरे बी सेल जो से हैं फर्दर मेमोरी सेल में कन्वर्ट होते हैं। इतनी सबको समझ आ गई है, और क्लास स्विचिंग भी यही टी सेल हेल्प के जरिए से होगी, यानी कि जब अगर हमारा बी सेल एक्टिवेट हो रहा है हेल्पर टी सेल के जरिए से, तो ये सारे के सारे फवायद मुझे मिलेंगे, मेरे पास मेमोरी सेल भी बनेंगे, लॉन्ग लिविंग जो से हैं प्लाज्मा सेल बनेंगे, इसके अलावा एंटीबॉडी ज्यादा बनेंगी, एंटीबॉडी की लाइफ भी ज्यादा होगी, इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा, और क्लास स्विचिंग भी होगी। ये है टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। लेकिन हम लोगों ने पहले बात की थी कि हर कौन सा बॉडी के अंदर आता है पैथोजिन, उसकी नेचर में पेप्टाइड नहीं होता हमेशा उसके पास, समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉलीसेकेराइड होता है, समटाइम वो कोई लिपिड वगैरह भी हो सकता है, यानी कि ऐसी जो चीजें क्या होंगी
जो जिनकी नेचर एंटीजन नहीं है, तो वो अगर वो एंटीजन नहीं है यानी कि कोई पेप्टाइड नहीं है, तो वो हमारे CD4 पॉजिटिव टी सेल को एक्टिवेट नहीं करवा सकती, क्योंकि CD4 पॉजिटिव टी सेल को हमेशा एक पेप्टाइड चाहिए होता है अपनी एक्टिवेशन के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि लेट्स सपोज पॉलीसेकेराइड मेरे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो वो मेरे पास एक से ज्यादा बी सारे रिसेप्टर जो से है ना, उनके साथ बाइंड करता करता उनको आपस में करीब ले आएगा। और जब वो करीब लेके आएगा, ये देखेंगे आप 1 2 3 4 4 BCR जो से है ना, वो एक जो मेरे पास यहाँ पे आया था पैथोजिन या कोई भी पेप्टाइड नहीं, एंटीजन वगैरह, यानी को कोई भी पैथोजन का पार्ट मेरे पास आया था, वो बड़ा सा था, ये पॉलीसेकेराइड लेट्स सपोज है, तो वो उसने क्या किया, ज्यादा सारे BCR को आपस में करीब करके उनको क्रॉस लिंक करवा दिया। ठीक है, उसने क्या करवा दिया, इसको क्रॉस लिंक करवा दिया, जिसकी वजह से एक अच्छी नेचर का सिग्नल 1 प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि सिग्नल 2 कैसे जनरेट होगा। सिग्नल 2 इस तरीके से जनरेट होगा कि हम लोगों की जो से बी सेल है ना, उनकी सरफेस के ऊपर मजीद रिसेप्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल टोल लाइक रिसेप्टर हम लोगों ने बात की थी कि वो पैथोजिन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स हैं जो पैम्स को रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा इसके ऊपर कंप्लीमेंट के लिए भी रिसेप्टर मौजूद होते हैं, अगर कंप्लीमेंट एक्टिवेट हो गया तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसके अलावा इसी तरह ही हमारे बी सेल के ऊपर और तरह की भी होते हैं। तो इसी तरह जब हमारा पैथोजिन का पार्ट उन वाले रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, तो सिग्नल 2 जनरेट होगा। और जब सिग्नल 2 जनरेट होगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे प्लाज्मा जो से बी सेल थे, अब वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे, और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होके वो क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाना शुरू हो जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी प्लाज्मा सेल्स में, जैसे आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। यहाँ पे क्लोनल एक्सपेंशन होगी और मेरे जो से हैं बी सेल फर्दर क्या प्लाज्मा सेल बन गए, प्लाज्मा सेल से उन्होंने क्या किया, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। लेकिन अब ये जो है ना एंटी, इसमें क्या मसला है, इसमें ये है कि मेमोरी सेल नहीं बनते। ये वाला जो सा एक्टिवेशन है बी सेल की, ये टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन है, यानी कि इसमें किसी किस्म का टी सेल का रोल नहीं आ रहा। सही है। अब क्या होगा कि इसमें जो सी एंटीबॉडीज बनेगी ना, क्योंकि टी सेल की हेल्प नहीं मिली है, टी सेल की हेल्प नहीं मिली है, तो जो सी एंटीबॉडीज बनेगी वो थोड़ी होंगी, प्लाज्मा सेल भी शॉर्ट लिव होंगे, मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगे, इसके अलावा क्लास स्विचिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं होगी, और इसी तरह से जो बाकी हम लोगों ने यहाँ पे फायदे देखे थे वो यहाँ पे नुकसान होंगे। बी सेल की एक्टिवेशन आपको समझ आ गई है, टी सेल की हेल्प के थ्रू, और टी सेल की अगर हेल्प नहीं मौजूद है तो किस तरीके से दोनों वे में वो एक्टिवेट होंगे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है बच्चों। मैम टी सेल डिपेंडेंट वाला थोड़ा एक दफा रिपीट कर दें। टी सेल डिपेंडेंट वाला या इंडिपेंडेंट वाला बच्चे? डिपेंडेंट वाला। डिपेंडेंट वाला। डिपेंडेंट में हम लोगों ने देखा कि एक एंटीजन आया, और हमारे पास हमारी बॉडी के जो से प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है ना, उनमें डेंड्रिटिक और मैक्रोफेजेस होते हैं। लेकिन हम लोगों ने पहले बात की थी कि जो से नेव सीडी नेव जो से टी सेल होती है ना, वो कभी भी मैक्रोफेजेस से एक्टिवेट नहीं होते। नेव जो से टी सेल है जिन्होंने पहले कभी भी एंटीजन को नहीं देखा, वो हमेशा डेंड्रिटिक सेल से एक्टिवेट होंगे। डेंड्रिटिक सेल्स ने क्या किया, उन्होंने एंटीजन को पकड़ा, एंडोसाइटोसिस की, और उसका पेप्टाइड वाला पोर्शन अपने एमएससी क्लास 2 के जरिए से CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को दिखाया। अब ये CD4 पॉजिटिव टी सेल जब उन्होंने एंटीजन को देखा, पेप्टाइड को देखा एमएससी क्लास 2 के थ्रू, तो वो क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गए इनटू द फॉलिक्यूलर हेल्पर टी सेल्स। अब ये फॉलिक्यूलर हेल्पर टी सेल जो सी है ना, वो क्या करेंगे, वो CXCR5 कीमोकाइन के थ्रू बी सेल फॉलिकल के अंदर मूव कर जाएंगे, जहां पे पड़े होते हैं हमारे बी सेल्स। अब आपने इस साइड पे आ जाना है, ये इतना काम अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा, इतना। अब आपने इस तरफ आ जाना है कि एक बी सेल था, अब बी सेल भी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, यानी कि इसके पास ये खासियत है कि ये एमएससी क्लास के थ्रू जो से हेल्पर टी सेल्स जो से टी सेल्स है ना, उनको दिखा सकता है एक एंटीजन। इन्होंने क्या किया, जब वो एंटीजन आया इनके बीसीआर के साथ बाइंड किया, उन्होंने इसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर ले गए। एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर ले जाने के बाद इन्होंने पेप्टाइड को प्रोसेस करके सारा पेप्टाइड का एक पोर्शन एमएससी क्लास 2 के थ्रू फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल जो कि CXCR5 कीमोकाइन को यूज करके अब बी सेल फॉलिकल के अंदर ही आ चुका है, उसको दिखा दिया। यानी कि एंडोसाइटोसिस करके इसने यहाँ पेप्टाइड की, उसके बाद पेप्टाइड की प्रोसेसिंग करके
पेप्टाइड को MSC क्लास 2 के जरिए से फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल को दिखाया। जब इन्होंने फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल को दिखाया तो इन्होंने जो से फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल है ना, वो फुली एक्टिवेट होके क्या करेंगे, इसको बदले में एक्टिवेट करवाएंगे और इसकी हेल्प करेंगे। और वो हेल्प किस तरीके से करते हैं, विया CD40 लाइगेंड के थ्रू और प्लस इंटरल्यूकिन 21 के थ्रू। इंटरल्यूकिन 21 क्या है, ये एक साइटोकाइन है, इसके जरिए से ये हेल्प करेंगे और बदले में क्या होगा, जो सा मेरा बी सेल है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द प्लाज्मा सेल और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने के बाद वो एंटीबॉडी जनरेट करवाना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई क्या आपको? यस मैम। अब हम लोगों ने यहाँ तक बात की थी कि टी सेल ने क्या करना है, हेल्प प्रोवाइड करनी है टू द बी सेल्स। अब वो हम लोगों ने अभी बात की थी कि वो प्रोवाइड करे होते हैं हेल्प किसके जरिए से, CD40 लाइगेंड के थ्रू। बच्चे बी सेल के पास जो एंटीजन आना है प्लस जो फॉलिकुलर टी हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करवाने के लिए डेंड्रिटिक सेल ने एंटीजन पकड़ा है और उसको एक्टिवेट करवाया CD4 पॉजिटिव टी सेल से इनटू फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल, वो दोनों एंटीजन बिल्कुल सेम है। हम लोग स्पेसिफिसिटी की बात कर चुके हैं ना कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में स्पेसिफिसिटी होती है, तो अगर दोनों एंटीजन सेम ना होंगे तो किस तरीके से वो कर सकेगा, बी सेल टी सेल को एक्टिवेट कर सकेगा। अब हम लोगों ने बात की थी कि फॉलिकुलर टी हेल्पर टी सेल जो है ना, बी सेल को हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो हेल्प दो तरह के सिग्नल के थ्रू होती है। एक तो हम लोगों ने बात की थी कि इंटरल्यूकिन 21 के थ्रू होती है और नंबर 2 पे जो से हमारे फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल है ना, उनके ऊपर मौजूद होता है CD40 लाइगेंड, जो कि बी सेल के ऊपर मौजूद CD40 रिसेप्टर जो है ना, उनके साथ बाइंड करता है। यानी कि इन दोनों के थ्रू जब वो इंफेक्शन होगा प्लस इंटरल्यूकिन 21 आएगा तो हमारे जो से फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल है ना, बी सेल को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। अब ये इस सिग्नल के थ्रू जरिए से बेसिकली बी सेल 3 तरह के काम कर रहा होता है। अभी हम लोगों ने बात की कि वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा और रैपिडली क्या करेगा, प्रोलिफरेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो एक सेल से 2 3 4 5 ज्यादा से ज्यादा सेल बनना शुरू हो जाएंगे। अब एक ही उसके बाद नंबर 2 पे वो क्लास स्विच करेगा। क्लास स्विच हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी, अभी आगे हम लोग मजीद बात करेंगे। और क्लास स्विच का मतलब क्या था, कोई मुझे बताएगा? एक एंटीबॉडी टाइप दूसरी में कन्वर्ट हो जाए। शाबाश। सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है? IgM। IgM बनती है। और सबसे लास्ट में कौन सी बनती है? IgA। और IgA कहाँ पे मौजूद होती है? स्क्रीशंस में, बॉडी सिक्रीशंस में। शाबाश। और नंबर 3 पे जो सा काम हो रहा होगा ना, वो होगा सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। अब ये हम लोगों ने कहा कि हाइपर किसके जरिए से आ रही होती है, CD40 लाइगेंड के जरिए से। और वो CD40 लाइगेंड किसके ऊपर मौजूद होता है, वो फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल के ऊपर मौजूद होता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास हमारे जिनसे बॉडी के अंदर है ना, जेनेटिक डेफिशिएंसी है CD40 लाइगेंड की। इसकी जेनेटिक डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि क्लास स्विच नहीं होगी। अगर क्लास स्विच नहीं होगी तो हमारे पास कौन सी एंटीबॉडी बनती रहेगी, और सिर्फ कौन सी एंटीबॉडी बनती रहेगी? IgM ही बनती रहेगी, तो बॉडी में कौन सी फ्लश कर जाएगी? IgM। और इस वाली बात को कहते हैं हाइपर IgM सिंड्रोम। और इस वाले डिजीज के पेशेंट को अक्सर ही है ना, पायरोजेनिक इन्फेक्शंस वगैरह काफी होते रहते हैं। सही हो गया, यानी कि उनको बुखार वाले इन्फेक्शन ज्यादा होते रहते हैं। अब क्या होगा, हम लोगों ने बात की कि एक जो सा एंटीजन, जो सा बी सेल है जिसने एंटीजन रिकॉग्नाइज किया, फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल को दिखाया। फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल ने क्या किया, उसकी फर्दर मदद की और फिर वो फर्दर क्या करना शुरू हो गया, वो प्रोलिफरेट करना शुरू हो गया। वो क्लोनल एक्सपेंशन के थ्रू एक सेल से ज्यादा बनते रहेंगे, उनकी एंटीजन स्पेसिफिसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वो एक ही सेल से आगे डिवाइड कर करके बन रहे हैं। अब एक ही सेल से आगे डिवीजन के थ्रू जो से ग्रुप ऑफ सेल बनेगा ना, उसको कहते हैं जर्मिनल सेंटर। उसे क्या कहते हैं? जर्मिनल सेंटर। अब हम लोग बात करते हैं क्लास स्विचिंग और सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन किस तरीके से हो रही होती है। अब ये करवा रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर बी सेल में जो सा एक एंजाइम है, उसे हम कहते हैं
एक्टिवेशन इंड्यूस साइटिडीन डीएमिनेज यानी कि एआईडी। अगर आप एआईडी भी लिख देते हो तो नफ है। एआईडी एक एंजाइम होता है, वो करवा रहा होता है क्लास स्विचिंग। अब इंटरल्यूकिन 21 प्लस CD40 लाइगेंड और ये जो सा एआईडी है, ये सब मिलकर हमारे ये बी सेल के ऊपर सारे काम कर रहे होंगे। क्लास स्विचिंग कैसे होगी? इसके थ्रू होगी, एआईडी के थ्रू। अब ये क्या करेगा, अब हम लोग आगे जाके देखते हैं। ये एक फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल था, बी सेल के साथ बी सेल को इसने हेल्प करके इसको एक्टिवेट करवा दिया। अब क्लास स्विचिंग होनी है तो क्या होगा, पहले हमारे पास आईजीएम बन रही थी ना, अब क्या होगा कि जो इसके थ्रू एआईडी के थ्रू ये जो हमारा डीएनए है, ये बेसिकली डीएनए है ना, लोकस है, उसके ऊपर जीन है और जीन की नेचर क्या होती है, वो डीएनए होता है। डीएनए के जो से दोनों स्ट्रैंड है ना, उनके दरमियान डबल स्ट्रैंड ब्रेक करवाएगा, यानी कि दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करवाएगा यहाँ से। जब वो ब्रेक करवाएगा तो हो सकता है वो ये वाला पार्ट उतार दे, ये वाला। अगर ये वाला म्यू वाला उतर गया तो हमारे पास नेक्स्ट सी एंटीबॉडी बनेगी, वो क्या होगी, आईजीडी। अगर फॉर एग्जांपल ब्रेक हो रहा है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास आईजीजी बनेगी। यानी कि बेसिकली एआईडी का काम क्या है, हमारे बॉडी के जो से बी सेल के अंदर है लोकस, हैवी चेन का लोकस, उसके अंदर डबल स्ट्रैंड ब्रेक करवाना। अब ये वाली स्पेसिफिसिटी बिल्कुल सेम रहेगी जो पहले थी, ये चेंज नहीं होगी। चेंजेस आ रही है यहाँ पे, ये हम लोग पहले सारी डिटेल में बात कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या चीज ऐसी है जो डिफाइन करी है कि कौन से वाली एंटीबॉडी आएगी, वो हमारे पास हमारे जो से टी फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल है, उनकी इंटरल्यूकिन 21 और मजीद चीजें जो उस टाइम पे आ रही होती हैं बी सेल के अंदर, वो डिफाइन करी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरल्यूकिन 21 के साथ इंटरफेरोन गैमा आया है तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर आईजीजी बनेगी। अगर इंटरल्यूकिन 21 के साथ इंटरल्यूकिन 4 आया है तो आईजीई बनेगी। और अगर किसी किस्म के म्यूकोजल साइटोकाइंस वगैरह आए हैं इंटरल्यूकिन 21 के साथ, म्यूकोजल साइटोकाइंस आए तो क्या बनेगी, आईजीए बनेगी। यानी कि क्लास स्विचिंग किस तरीके से हो रही है कि किस किस्म के इंटरल्यूकिन उस टाइम पे आ रहे हैं, सही है। अगर इंटरल्यूकिन 21 के साथ गैमा इंटरफेरोन्स आ रहे हैं तो आईजीजी बन जाएगी। अगर आईजीई बनानी है तो उसके लिए इंटरल्यूकिन 21 के साथ इंटरल्यूकिन 4 आएगा तो आईजीई बनेगी, यानी कि फिर क्लास स्विचिंग टुवर्ड्स होगी आईजीई के। अगर इंटरल्यूकिन 21 के साथ म्यूकोजल साइटोकाइंस आ गए हैं तो क्लास स्विचिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द आईजीए। अब आईजीए से जब वापस आईजीएम बनाई जा सकती है बच्चों? नो मैम। नो मैम। वाला पोर्शन, नो मैम, फॉरवर्ड मूव करेंगे। जी जी, जो पोर्शन उसने पीछे से अनयूज रह गया वो उसको क्या कर देगा, वो उसको टोटली डिस्कार्ड कर देगा, सही है। तो यानी कि हम लोग आईजीए से वापस आईजीएम पे मूव नहीं कर सकते, हम लोग हमेशा फॉरवर्ड मूव करेंगे। इतनी सबको समझ आ गई है? यस मैम। सही हो गया, ये हमारी होगी क्लास स्विचिंग। अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक हाइपरम्यूटेशन की। अब हम लोगों ने पहले बात की थी कि हमारी जिनसे है एंटीबॉडी के अंदर आपने देखा था दो पार्ट थे। एंटीबॉडी का ऊपर वाला जो सा पार्ट था वो था एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, जिस वाले पोर्शन के साथ सिर्फ एक एंटीजन बाइंड कर रहा होता है उस वाले फ्रेगमेंट को कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। और नीचे वाला जिसमें सारे के सारे कांस्टेंट पार्ट आ रहे थे उसको हम लोग कहते हैं एफसी फ्रेगमेंट, ठीक है। अब क्या होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि जो सा वेरिएबल पोर्शन है हैवी चेन का, वो इफेक्ट नहीं होता क्लास स्विचिंग से, बल्कि जो सा उसका कांस्टेंट पार्ट है ना वो क्लास स्विच कर करके हमारी एंटीबॉडी के टाइप को चेंज कर रहा होता है। अब हमारा वो जो सा एआईडी एंजाइम था वो एक और काम कर रहा होता है कि वो जो सा वेरिएबल पोर्शन थे ना, वेरिएबल पोर्शन ऑफ द लाइट चेन और वेरिएबल पोर्शन जो सा था हैवी चेन का, उसके अंदर एक या दो न्यूक्लियोटाइड को चेंज करके उसकी जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड अटैच कर देते हैं। इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गया। अब इसके बदले में क्या होगा कि वो एक या दो या तीन तक अमाइनो एसिड है ना वो चेंज हो जाएंगे। जो हम लोगों ने पढ़ा था ना हाइपर वेरिएबल रीजन, उसमें हम लोगों ने यही बात की थी ना कि वेरिएबल रीजन के अंदर फर्दर जो है ना हाइपर वेरिएबल रीजन होता है,
जो कि 2 या 3 अमाइनो एसिड सिर्फ चेंज होता है। और वो चेंज किसकी वजह से आ रहा था, अब हम लोगों ने देख लिया कि वो आ रहा था न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन की वजह से, जो करवा रहा है हमारा एंजाइम AID। अब इसकी वजह से फर्दर डाइवर्सिटी जो सी है ना बी सेल की, वो मजीद बढ़ गई। हमारे पास डिफरेंट तरह के सेल आ गए बी सेल, जिनकी एंटीजन की जो सी स्पेसिफिसिटी जो सी थोड़ी डिफरेंट है। अब वो थोड़ी बाइंड उन्होंने सेम एंटीजन के साथ करना है, लेकिन उनकी जो सी बाइंडिंग अफिनिटी है ना वो थोड़ी चेंज है। अब इसकी वजह से थोड़ी चेंज बाइंडिंग अफिनिटी की वजह से वो क्या करेंगे, वो बी सेल आपस में कंपटीशन करेंगे उस एंटीजन के साथ बाइंड करने के लिए। अब जो वाला हाइपर म्यूटेशन के बाद जो वाला एंटीजन के जो बी सेल एंटीजन के साथ सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से अटैच होगा ना, वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा, फर्दर आगे काम कर लेंगे। सही है। अगर हमारे जो से एंटीजन बी सेल में इस तरह की चेंजेस आ गई हैं इस हाइपर मैम जी बच्चे मैम ये बात दोबारा रिपीट कर दें। ओके। अभी हम लोगों ने AID के जरिए से जो सी क्लास टीचिंग करवाई थी बच्चे, वो आपको समझ आ गई है? यस मैम। हाइपर म्यूटेशन वाला रिपीट कर दूं। हम लोगों ने बी सेल में ये देखा है, जब हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख रहे थे बच्चे, तो हम लोगों ने देखा था उसमें 2 तरह के पार्ट थे। एक वो वाला हिस्सा था जहाँ पे सारी वेरिएबल पार्ट था, और नंबर 2 पे जो सा पार्ट था नीचे वाला, वो कांस्टेंट पार्ट था। आपको स्ट्रक्चर तो याद है ना? यस मैम। ओके। अब हम लोगों ने जब वहां पे बात की तो हमने कहा था कि वेरिएबल पोर्शन के अंदर फर्दर हाइपर वेरिएबल पार्ट होता है, जो कि एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा एनहेंस कर देता है। ये बात हम लोगों ने वहां पे की थी। अब वो हाइपर वेरिएबल पार्ट किस तरीके से बन रहा होता है कि जैसे AID एंजाइम है, वो क्या करता है कि इस वाले भी जो सा वेरिएबल पोर्शन है लाइट चेन का और हैवी चेन का, उसके कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड्स को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे C मौजूद था, उसने उसकी जगह G अटैच कर दिया। दूसरी जगह पे T था, उसने उसकी जगह C अटैच कर दिया। यानी कि उसने क्या किया, उसने न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर दिया। जब न्यूक्लियोटाइड चेंज होके दूसरे में कन्वर्ट हो गए हैं, तो अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएंगे। बेसिकली DNA से आगे RNA बनता है, और RNA से क्या बनती है, प्रोटीन। और प्रोटीन की नेचर क्या होती है, प्रोटीन अमाइनो एसिड होती है इन नेचर। सही है। न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब इसके नतीजे में 2 या 3 अमाइनो एसिड क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे। जब वो चेंज होंगे तो हाइपर वेरिएबल रीजन में बेसिकली क्या हुआ, 2 या 3 अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से डाइवर्सिटी और ज्यादा बढ़ गई बी सेल की। यानी कि अब वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की जिनसे इनकी डाइवर्सिटी पहले थोड़ी थी, अब वो और ज्यादा बढ़ गई। इतनी समझ आ गई आपको? यस मैम। ओके, अब फर्दर मूव करते हैं। अब ये हाइपर म्यूटेशन, इसको कहते हैं सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, जो कि हाइपर वेरिएबल रीजन क्रिएट करवा रहा होता है। और बदले में क्या होता है, बी सेल की जो सी डाइवर्सिटी है वो काफी बढ़ जाती है, और एक हमारे पास बी सेल का एक पूल आ जाता है जिनकी थोड़ी डाइवर्सिटी या एंटीजन के साथ बाइंड करने की एफिनिटी थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है। अब वो वाले एंटीजन जो कि बी सेल, अब ये सारे एंटीजन सॉरी अब ये सारे के सारे बी सेल जिनसे कम्पीट करेंगे आपस में एंटीजन के साथ बाइंड करने के लिए, क्योंकि इन सभी एंटीजन के साथ बाइंड करने की एफिनिटी है। अब वो वाले एंटीजन सेल बी सेल जो कि एंटीजन के साथ सबसे बेस्ट बाइंड कर रहे हैं, जिनकी एफिनिटी एंटीजन के साथ बहुत ज्यादा है, वो वाले सर्वाइव करेंगे। वो फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल से CD4 लाइगेंड का जो सा सिग्नल था, जो उनको लाइव आगे रखने के लिए चाहिए था, वो हासिल कर लेंगे, और वो फर्दर आगे बी सेल में प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे सही वाले में। इस वाले को कहते हैं अफिनिटी मैच्योरेशन। यानी कि हमारे पास क्लास टीचिंग हुई, इसके अलावा क्या हुआ कि ये म्यूटेशन आई, म्यूटेशन के बाद आपस में इन्होंने कंपटीशन किया। कंपटीशन करने के बाद एफिनिटी इन्होंने देखी कि बी कौन से वाले बी सेल की एफिनिटी एंटीजन के साथ सबसे बेस्ट है। जिस वाले की सबसे ज्यादा बेस्ट होगी वो वाला क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, और जिसकी सही नहीं होगी उसको फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल सर्वाइवल सिग्नल नहीं देंगे, और वो हो जाएगा डेड। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अफिनिटी मैच्योरेशन, जिसमें सेल डिवाइड कर रहा होता है, उसमें म्यूटेशन आ रही होती है, फिर वो कम्पीट करते हैं, और जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो रहा अटैच हो रहा होता है बी सेल एंटीजन के साथ, वो सिलेक्ट हो जाता है। और जो से ज्यादा बेस्ट अटैच नहीं हो रहे होते हैं उनको टी सेल फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल सिग्नल सर्वाइवल सिग्नल नहीं दे रहे होते हैं, और वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं।
यानी कि एक बी सेल क्लोन के से हमारे पास सबसे बेस्ट जो सी अफिनिटी के सेल हैं वो आगे आ जाएंगे, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। बच्चे म्यूटेशन के बारे में हम लोग कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो एडवांटेजियस होगी या डिसएडवांटेजियस होगी। अक्सर ही ऐसा होता है कि म्यूटेशन हमारे लिए एडवांटेजियस होती हैं और कभी ऐसा होता है कि डिसएडवांटेजियस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर म्यूटेशन इस किस्म की है कि उसने मेरे प्लाज्मा सेल को माइलोमा जैसे मल्टीपल माइलोमा की तरफ ले गया, तो मेरे जो से प्लाज्मा सेल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बनाते जाएंगे और वो भी मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है। यानी कि म्यूटेशन के बारे में हम लोग कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है कि हमारे पास ये वाली जो सी है ना, ये एक कंट्रोल एक किस्म की हमारे पास AID एक एंजाइम है, वो कंट्रोल्ड म्यूटेशंस करवाने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए से वो बेसिकली उसका मकसद ही यही है कि वो डाइवर्सिटी क्रिएट करवाए। अब ये हो गया, हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली है कि अफिनिटी मैच्योरेशन कैसे होती है। ओलिकुलर हेल्पर टी सेल किस तरीके से बी सेल को हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे? CD40 लाइगेंड के थ्रू प्लस इंटरल्यूकिन 21 और उसके बाद फर्दर जो सा सिग्नल आ रहे होते हैं उसको देख के क्लास स्विचिंग हो रही होती है और AID ही जो सा एंजाइम है वो फर्दर न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन करवा रहा होता है वेरिएबल पोर्शंस में, और क्या कर रहा होता है कि डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहा होता है। और क्लास स्विचिंग में AID काम क्या कर रहा होता है, वो डबल स्ट्रैंड की ब्रेकेज करवा रहा होता है। अभी तक बच्चों आपको सारा समझ आ गया है? अब क्या होगा कि इसके नतीजे में जो हमारे पास हमारी एंटी प्लाज्मा सेल बनेगा, वो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि वो उसकी लाइफ जो है ना वो ज्यादा होगी। इसके अलावा क्या होगा कि हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा आएगा अगर हेल्पर टी सेल के जरिए से हो रहा है बी सेल की एक्टिवेशन। क्लास स्विचिंग भी होगी, अफिनिटी मैच्योरेशन का प्रोसेस भी होगा। इसके अलावा जो सी ये एंटीबॉडी बन रही है वो भी ज्यादा होंगी, और हेल्पर टी सेल के जरिए से अगर हेल्प आ रही है ना, तो ऑटो इम्यूनिटी के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि हमारे जैसे CD4 पॉजिटिव टी सेल होते हैं ना, वो रेगुलेटरी टी सेल भी होते हैं, वो हेल्प कर रहे होते हैं दूसरे सेल को कि वो हम अपनी बॉडी के सेल्फ एंटीजन के साथ बाइंड ना करें और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना बनाएं, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीजेस ना हो। क्योंकि जो से टी सेल है ना, उनको जब उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है, थाइमिक एजुकेशन हो रही होती है, उस दौरान उनको बॉडी के सेल्फ एंटीजन दिखाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि फर्दर अपनी जिंदगी में कभी भी इनके अगेंस्ट उन्हें काम नहीं करना। तो इस तरीके से टी सेल इस हेल्प कर रहे होते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज भी ना हो। यानी कि ज्यादा बेस्ट कौन सी एक्टिवेशन हुई, टी सेल के जरिए से होने वाली एक्टिवेशन ज्यादा बेस्ट हुई है या फिर बी सेल की जो टी सेल की गैर मौजूदगी में एक्टिवेशन हुई है वो ज्यादा बेस्ट हुई है? T cell dependent. टी सेल डिपेंडेंट। T cell शाबाश।